मैं नकुल रावत स्वागत करता हूं आपका रकुल करियर पॉइंट पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीके का एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक ज्योग्राफी। इसको हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात ऐसा विषय जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, या इसको थोड़ा सा डिटेल में कहा जाए तो ऐसा विषय जिसमें हम मनुष्य और उसके आसपास के वातावरण के बीच में संबंध जानने का प्रयास करते हैं। इसकी कई सारी परिभाषा अपने अपने हिसाब से हो सकती है, लेकिन सबसे इजी तो ऐसा विषय जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात कि पृथ्वी का अध्ययन सबसे पहले किसने चालू किया, या फिर भूगोल को पढ़ने की शुरुआत किसने की। तो भूगोल को पढ़ने की शुरुआत करी थी हेकेटियस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जेस पेरियोडस, लेकिन भूगोल का पिता होने का श्रेय जाता है इरेटोस्थनीज को, क्योंकि इन्होंने व्यवस्थित तरीके से या सिस्टमैटिक तरीके से जियोग्राफी का अध्ययन शुरुआत करी थी। सबसे पहले जियोग्राफी की शुरुआत करी थी हेकेटियस ने, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी जेस पेरियोडस। लेकिन इरेटोस्थनीज क्योंकि इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से यानी व्यवस्थित तरीके से भूगोल का अध्ययन चालू किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ जियोग्राफी या भूगोल का पिता कहा जाता है। अब देखते हैं कि भूगोल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत तौर पर भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें हम प्राकृतिक रूप से निर्मित जितनी भी वस्तुएं या आकृतियां हमें दिखाई देती हैं, या वो पर्वत, नदियां, महासागर, महाद्वीप, या कहें पूरे प्लैनेट्स, तारे, सन, तारे, सूरज, जितनी भी हमें प्राकृतिक रूप से निर्मित आकृतियां दिखाई देती हैं, उन सभी का अध्ययन करते हैं हम भौतिक भूगोल के अंदर। इसका दूसरा पार्ट है मानव भूगोल। दूसरा पार्ट है मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के अंदर हम सारी मानव निर्मित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि बांध, सड़कें, शहर या भवन निर्माण, जितना भी कंस्ट्रक्शन या निर्माण मनुष्यों ने किया है उसका अध्ययन करते हैं हम मानव भूगोल के अंदर। तो यह है अंतर। भौतिक भूगोल के अंदर सारी की सारी प्राकृतिक चीजें, और मानव भूगोल के अंदर जो कुछ भी आकृतियां मानवों ने निर्मित करी हैं धरती के ऊपर, उन सबका अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल की शुरुआत करी थी पॉलिडोनियस ने। वहीं देखा जाए मानव भूगोल, तो मानव भूगोल की शुरुआत करी थी रेडजेल ने। तो ये थे भूगोल की दो वाइड कैटेगरी। आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है हम्बोल्ट को, और भारत का भूगोल यानी भारत के भूगोल का अध्ययन सबसे पहले शुरू किया था जेम्स रेनेल ने। अब बात करते हैं भूगोल या मानव भूगोल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है, भौतिक भूगोल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को जानने के लिए, या सीधा कहें जियोग्राफी को जानने के लिए, हमें सबसे पहले क्या जरूरत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति, और पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने के लिए क्या आवश्यक है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझते हुए आएंगे, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पृथ्वी की उत्पत्ति, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर पृथ्वी की उत्पत्ति, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हम पढ़ेंगे भूगोल, और यही पढ़ने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रह्मांड। तो अब बात करते हैं ब्रह्मांड या यूनिवर्स की। तो जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि मनुष्य
की प्रवृत्ति पहले से ही बहुत ज्यादा जिज्ञासु और सोचने वाली है, तो वो लगातार चीजों को देख के ये सोचता था कि ये क्यों है, क्या है, किस कारण से यहाँ पे उपस्थित है और ऐसा क्यों होता है। और ऐसे ही सोचने वाले लोगों को कहा जाता है दार्शनिक। तो भारतीय दार्शनिक हो या विदेशी दार्शनिक हो, इन सबका काम क्या था कि चीजों को सोचना। तो शुरुआत में जो दार्शनिक थे वो सोचते थे कि आखिर ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, पृथ्वी कहाँ पे स्थित है, ये पृथ्वी है क्यों। तो इसी क्रम में यूनान के एक लेखक क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसको कहते थे जियो सेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत इन्होंने कहा कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र है और जो सारे के सारे आकाशीय पिंड या हेवनली बॉडी हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं, वो सारे के सारे इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जिसमें जियो, तो जियो मतलब क्या हो गया, पृथ्वी, और सेंट्रिक इसका अर्थ है केंद्र में, अर्थात पृथ्वी केंद्र में है। और इस अवधारणा को कहा गया जियोसेंट्रिक अवधारणा, जो दी थी क्लॉडियस टॉलमी ने। कुछ सालों तक यही चलता रहा और फिर 1543 ईस्वी में पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस इन्होंने कहा कि ये जियोसेंट्रिक अवधारणा टॉलमी ने दी थी ये गलत है और इसकी जगह ये लेके आए हेलियोसेंट्रिक। कौन सी अवधारणा लेके आए, हेलियोसेंट्रिक, जिसमें हेलियो का अर्थ है सूर्य और सेंट्रिक का अर्थ है केंद्र में। अर्थात इन्होंने कहा कि जो टॉलमी ने जियोसेंट्रिक अर्थात पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना था वह गलत है। इसकी जगह ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और जो सारे के सारे ग्रह और उपग्रह हैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। देखिए इस अवधारणा को गैलीलियो के द्वारा बृहस्पति के 4 उपग्रह खोजने से और ज्यादा बल मिला और लोग, उस समय के लोग और वैज्ञानिक मानने लगे कि सूर्य ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे के सारे आकाशीय पिंड सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगा। इसी क्रम में 1805 में ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने कहा कि जियोसेंट्रिक अवधारणा और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दोनों ही गलत है। सूर्य है और यह सौर मंडल है, वो आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है और ऐसी कई सारी आकाशगंगाएं ब्रह्मांडों में मौजूद हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1925 में एडविन पी हब्बल ने कहा कि जो ब्रह्मांड का अनुमानित व्यास है वह 2.50 करोड़ प्रकाश वर्ष है। बड़ी दूरी नापने की इकाई है जो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी नापने के लिए यूज करते हैं और इसका अर्थ है कि प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी। तो इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड का व्यास है वो 2.50 प्रकाश वर्ष है और जो इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार फैल रहा है, वो गैलेक्सियां, और जो गैलेक्सियां हैं वो लगातार एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। पहले तो इनको लगा कि ये गलत है या कोई भ्रम है, लेकिन बाद में इन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि वास्तव में ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा था। और डॉपलर प्रभाव के प्रयोग से इन्होंने ये साबित भी कर दिया। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब भी कोई प्रकाश की किरण हमसे दूर जाती है तो वह लाल रंग का अर्थात रेड कलर का प्रकाश प्रकीर्णित करती है और जब कोई हमारे पास आती है तो वह नीला या बैगनी रंग का प्रकाश को प्रकीर्णित करती है, फैलाती है। तो इन्होंने देखा कि जो प्रकाश आकाशगंगाओं से आ रहा था वह लाल रंग का दिखाई दे रहा था। तो इन्होंने यह अनुमान लगाया कि जो आकाशगंगा हैं या तारे हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। अब वैज्ञानिक की दिलचस्पी इस चीज में थोड़ी सी बढ़ गई कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण किस तरीके से हुआ होगा। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने कई सारी थ्योरियां प्रस्तुत करी हैं, जिसमें से कुछ को नकार दिया गया तथा कुछ थ्योरियों को तथ्यों के आधार पर
माना गया, उसमें से 3 बहुत ही प्रमुख। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों में यह 3 सिद्धांत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बिग बैंग सिद्धांत जो दिया था जॉर्ज लेमेंटियर ने, दूसरा साम्यवाद सिद्धांत जो दिया था थॉमस बोल्ट और हर्मन बार्डी ने, और तीसरा दोलन सिद्धांत एलन संडेजा ने। इसमें से सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत। इसके अनुसार जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक इकाई के रूप में हुई, तब उसमें दाब बढ़ने के कारण विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और यह घटना 15 अरब वर्ष पहले घटित हुई। और बिग बैंग थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट और सर्वमान्य क्यों है, इसका कारण है कि इस पर कई तरीके की शोध किए जा चुके हैं। बिग बैंग किसे, तो बिग बैंग से किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न ने 2010 30 मार्च 2010 को जेनेवा में जमीन के 100 फुट नीचे 27 फुट लंबी एक सुरंग का निर्माण किया तथा उसके अंदर एक मशीन लगाई, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इस मशीन के अंदर प्रोटॉन की टक्कर करवाई गई। इस मशीन के अंदर प्रोटॉन की टक्कर करवाई गई और 4 जुलाई 2012 को वैज्ञानिकों को एक पार्टिकल मिला जिसको नाम दिया है हिग्स बोसॉन, और इसी पार्टिकल को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो किस तरीके से बिग बैंग की घटना से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यह हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।